तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और साइंस में अपना स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? देखिए, श्रेणी से संबंधित होने के लिए एक समूह से होना चाहिए और CH2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा अलग समूह का है। ठीक है, अब ये देखिए C3H6, ठीक है, C4H8, ये क्या है? ये एल्किन समूह का है, ये एल्किन समूह का है, ये भी एल्किन समूह का है। और ये जो है ना, ये एल्किन समूह का नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैविक कचरे का निपटान इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? मतलब कौन सा तरीका हम लोग लगाएंगे जिससे पर्यावरण अधिक मतलब सही से रहेगा। ठीक है, जैविक कचरे को निपटान के लिए, तो इसका जो आंसर होगा कंपोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 से परे एक बिंदु पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। अब ये बताना है। देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है? ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, और ये मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये इसका ध्रुव होता है, ये इसका ध्रुव होता है। ठीक है, और यहाँ पे F1 होता है, यहाँ पे 2f1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे F2 होता है, और यहाँ पे 2f2 होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि, तो इसमें बोल रहा है क्या कि इसमें बोल रहा है कि 2f1 से परे, 2f1 से परे यानी वस्तु को यहाँ पे रखा जाएगा। तो वस्तु को यहाँ पे रखा जाएगा, तो सबसे पहले वस्तु को जब यहाँ पे रखा जाएगा तो एक सबसे पहले इस तरह होगा, फिर से एक इस तरह जाएगी, तो वस्तु हम लोग का कहाँ बनेगा? F2 और CF2 के बीच में। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अब इसमें देखिए क्या क्या कर रहा है, वास्तविक और छोटा, आभासी और छोटा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और बड़ा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन होगा वास्तविक और छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें कहता है कि परिवर्तन के बाद वस्तु के समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना है तो किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए? देखिए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का। और समान आकार का भी बनाना है, तो मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, इस तरह इसका मुख्य अक्ष हो गया, F हो गया। ठीक है, और AC हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग को समान आकार का करना है ना, तो हम लोग को C पे वस्तु रखना पड़ेगा। ठीक है, C पे वस्तु जब हम लोग रखेंगे, अवतल दर्पण के C पर जब हम वस्तु रखेंगे, तो ठीक यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, एकदम समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही मॉक टेस्ट डेली इस चैनल पर आप लोग को मिलेगा और आप लोग अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है, इसका तात्पर्य क्या है? अब देखिए, जो इंद्रधनुष बनता है ना, तो उसमें जो इंद्रधनुष बनता है उसमें सात 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 रंग के रूप में, सात रंग के रूप में मतलब ऐसा विबग्योर निकलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, सूर्य का प्रकाश बहुवर्णीय होता है, क्योंकि इसमें 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट। अब देखिए, एक विद्युत जनित्र जो परिवर्तित करता है, जनित्र का मतलब क्या? जनरेटर। ठीक है, वो क्या करता है? वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में EMF प्रेरित करता है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि संयोजन अभिक्रिया कौन सा नहीं है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, और ये मिलकर क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। मतलब इस सब जुड़ जा रहा है, सब जुड़कर एक कोई तत्व बना रहा है, जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये भी है लेकिन ये नहीं है।
तो इसका नहीं वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जल परिवहन का सही वर्णन करता है। जल परिवहन क्या होता है कि जलों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, जल परिवहन कहलाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जड़ दबाव वह प्रक्रिया है जो दिन के दौरान जाइलम में पानी का मूल प्रेरक शक्ति है। ऐसा नहीं है, हमेशा जाइलम से पानी आ सकता है जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में, वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के माध्यम से जल वाष्प के रूप में निकल जाता है और जिससे जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन अवक्षेप बनता है। जो अवक्षेप बनता है ना, उसका कलर क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका कलर होता है पीला, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, इस तरह लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है। और इसको पोटेशियम आयोडाइड से आप रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा PbI2 बनेगा, PbI2। अब यही जो होता है ना, यही पीला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो हम एक वास्तविक और समान आकार की छवि प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पे आप लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखे, जब अवतल दर्पण समान आकार का और वास्तविक समान मतलब प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल दर्पण के सी पर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक हमेशा तीर से लिखा जाता है। मतलब कोई रिएक्शन होता है, मान लीजिए कि H2 और O2, ठीक है, जिसे H2O बनाता है, ठीक है, और ये अभिकारक होता है, ठीक है, ये उत्पाद होता है। तो यही पूछ रहा है कि तीर से किस तरफ अभिकारक होता है, तो तीर से क्या बाईं तरफ अभिकारक होता है। नेक्स्ट, स्थिर तापमान पर कंडक्टर पर लगाए गए संभावित विभवांतर के अंतर को बढ़ाने पर क्या होता है। देखिए आप लोग को ओम का नियम पता है, भी जो प्रोपोर्शनल होता है आई का, ठीक है। अगर समान ताप समान नियत पर अगर ए बढ़ाएंगे तो ए भी बढ़ेगा, ए घटाएंगे तो ए भी घटेगा। तो ये इसलिए बोल रहा है कि अंतर बढ़ाया जाता है तो विद्युत धारा भी क्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अब न्यूलैंड्स के ऑकलेट रूल के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए न्यूलैंड्स का जो ऑकलेट नियम था ना, वो केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू था, भारी तत्वों के लिए लागू नहीं था। और जो ऑक्टेट जो नियम था वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार था, परमाणु आकार के रूप में व्यवस्थित नहीं था। इसलिए इसका जो, और ये केवल हल्के तत्वों को अच्छी तरह से मतलब उसका बांट देता था। ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य में संतान का जो लिंग होता है किसके द्वारा निर्धारित होता है, जो पिता का जो गुणसूत्र होता है ना, उसी के द्वारा निर्धारित होता है किसी भी मनुष्य का संतान का लिंग। अब देखिए 16 नंबर में कहता है कि ये इसमें जो संबंध है उसमें से कौन सा गलत संबंध है। आप लोगों को पता है ना कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, और हमको I निकालना होता है तो V में R से भाग कर देते हैं, और हम लोग को R निकालना होता है तो क्या करते हैं, V में I से भाग करते हैं। तो देखिए ए भी है, ठीक है, ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, ये ही गलत है, तो ये गलत संबंध ए है। नेक्स्ट, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाता है। कौन सा ऐसा अंग है जो आंत से जो पचा हुआ जो वसा होता है उसको ले जाता है, तो वो लसिका ही ले जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक विधि द्वारा NaOH को बनाने में किस समाधान का उपयोग किया जाता है। NaOH को बनाने के लिए किसका, तो ब्राइन का मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और इसको किस विधि से बनाया जाता है, क्लोड क्षार अभिक्रिया से। और कैसे बनता है, जब सोडियम क्लोराइड में जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na और Cl में टूटेगा, ठीक है, प्लस में और A माइनस में, एक कैथोड पे जाएगा और एनोड पे जाएगा। और फिर जो सोडियम होगा फिर जल से अभिक्रिया कर लेगा और NaOH और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें
इसलिए इसमें क्लोरीन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन निकलता है, और NaOH भी मिलता है। ठीक है, तो ये होता है क्लोर क्षारक क्रिया। और जो विद्युत हम लोग करते हैं ना, इसको बोलते हैं ब्राइन मेथड बोलते हैं। क्या? ब्राइन मेथड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः हैलोजन को समूह 17 में रखा गया, समूह 17 में रखा गया है, और कार्बन को 14 में रखा गया है। तो 17-14 कहाँ पे मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ओके, अब देखिए विद्युत गीजर का उपयोग मतलब ऊर्जा किसमें परिवर्तित करे? गीजर का उपयोग हम लोग पानी को गर्म करने में करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा देते हैं, वो गर्म होता है, तो उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए बोल रहा है कि पैरेन्काइमा ऊतक पौधों में एक आम सरल अस्थायी ऊतक है। इसे कुछ पौधे में क्लोरेन्काइमा एरेन्काइमा के रूप में क्यों जाना जाता है? देखिए क्लोरेन्काइमा जो होता है ना, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसलिए क्लोरेन्काइमा के नाम से उससे जाना जाता है। और एरेन्काइमा में क्या होता है कि वो जो जलीय पौधों में मतलब तैरने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए तो इसका आंसर ए भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एक गलत बात है। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्लोरेन्काइमा में हवा के स्थान जलीय पौधे होते हैं और उन्हें तैरने में मदद करते हैं। क्लोरेन्काइमा तैरने में कहाँ मदद करे? नहीं मदद करेगा। अब देखिए इस क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है, क्लोरेन्काइमा में ही क्लोरोफिल होता है, इस सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों के ऐंठन से राहत होने के लिए, देखिए जब मांसपेशियों में जब ऐंठन होती है ना, या फिर हम लोग नहा लेते हैं, या फिर गरम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको मालिश करते हैं, तो किसी गर्म चीज़ से मालिश कर देते हैं, तो इसका ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर 23 क्या कहता है कि इनमें से किस उद्योग में धुआं सोडा का उपयोग नहीं है? जो धुआं सोडा क्या होता है? धुआं सोडा जो होता है Na2CO3 होता है इंटू 10H2O होता है। ठीक है, इंटू 10H2O होता है, धुआं सोडा होता है। इसका कांच, साबुन, कागज इसके निर्माण में होता है। ठीक है, बोरेक्स के भी निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स के इस्तेमाल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको बनाया किस विधि से जाता है? तो अमोनिया का साल्वे विधि से बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है?